हेलो बच्चों, वेलकम टू सनलाइट कोचिंग सेंटर। आज हम बताने वाले हैं आपको सीएचएस के चैप्टर नंबर फर्स्ट से साइंस के बारे में। ठीक है, साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास। फिजिक्स में देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर अर्थात बल तथा दाब के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट है। ठीक है, इसको चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आपको कुछ फैक्ट जानने जरूरी है। जैसे हमारे पास क्या अंतर्राष्ट्रीय कौन सी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है क्या चीज़। ठीक है, इसके बारे में जब समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कौन कौन सी राशियाँ होती हैं, इसके क्या क्या मात्रक हैं, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। देखते हैं पहले बात, जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक इससे रिलेटेड हम इसकी यूनिट नहीं निकाल सकते हैं। बिना इसको जाने बिना हम यूनिट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैसे आप देखते हैं एसआई यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आपसे क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कुल कितनी राशियाँ होती हैं। कितनी मूल राशियाँ होती हैं भाई, 7 मूल राशियाँ और उनके 7 मूल मात्रक। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, अगर पूछेगा तो बनाएगा क्या, आपसे पूछेगा कि एसआई पद्धति में कुल कितनी मूल राशियाँ और कितने मूल मात्रक होते हैं। तो भाई ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसने, एसआई पद्धति में कुल 7 मूल राशियाँ और 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, जैसे लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है एसआई पद्धति में, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। ध्यान से देखिएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, और आगे क्या है, परम ताप, ताप का मात्रक क्या होगा इसमें, केल्विन होता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, आप इसको लिख भी लीजिएगा। ठीक है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। क्या होता है, कैंडिला। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, पदार्थ की मात्रा, इसका मान क्या, मात्रक क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, ये मूल राशियाँ, जितनी मूल राशियाँ और इनके मूल मात्रक हैं, ये आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी यूनिट आगे हम निकालेंगे सब इन्हीं सबके सहारे से निकालेंगे। ठीक है, आते हैं क्या, अब इस राशियों में एक और आती है हमारे पास अदिश राशि और सदिश राशि की बात करते हैं। ठीक है, अब ये अदिश राशि क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब अदिश राशि क्या होती है, वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता एकदम नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें दिशा की आवश्यकता होती ही नहीं है। ठीक है, तो उसे हम कौन सी राशि कहेंगे, अदिश राशि कहते हैं। जैसे आ गया हमारा अदिश राशि में, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, कार्य, ऊर्जा, दाब, घनत्व इत्यादि। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या आया, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, कार्य, ऊर्जा, दाब और घनत्व। ठीक है, अब देखिएगा क्या ये सब किसके अंतर्गत आती है, अदिश राशियों के अंतर्गत। इसको आप बहुत ध्यान में याद कर लीजिएगा, कौन सी अदिश है कौन सी सदिश। कन्फ्यूजन में ज़्यादातर रहता है कि दाब और घनत्व कौन सी राशि है, आपको दे देगा ऑप्शन में। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, दाब और घनत्व क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, इस अदिश राशि में नहीं आती हैं। ठीक है, आते हैं बात करते हैं अब किसका, वेक्टर क्वांटिटी में। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होती है, वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ किसकी ज़रूरत होती है, दिशा की भी ज़रूरत पड़ती है, वो क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। अब देखते हैं, सदिश राशि कहते तो हैं, लेकिन कौन कौन सी हैं जो इसके अंतर्गत आती है सदिश राशि में। जैसे हमारा आ गया क्या, विस्थापन, वेग, आवेग विस्थापन, वेग, आवेग, त्वरण, भार, बल, आघूर्ण, संवेग आदि। ठीक है, अब ये आगे देख ले, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कौन सी सदिश राशि है कौन सी अदिश राशि है। ठीक है, आगे देखते हैं, इन सब के बावजूद और कौन सी कोई पद्धति आती है भाई, क्या होती है पद्धति, एमकेएस पद्धति। एसआई पद्धति अभी पढ़े हैं, लेकिन इसके अलावा भी क्या एमकेएस पद्धति होती है। ठीक है, और ये क्या है, सीजीएस पद्धति है। ठीक है, देखते हैं, और एक क्या हमारा आता है, एफपीएस पद्धति। अब इस एमकेएस पद्धति में होता क्या चीज़ है, एमकेएस पद्धति में जब आप लंबाई को मापेंगे तो इसमें मीटर रहेगा। ठीक है, लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या रहेगा, किलोग्राम होगा, समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। फिर आते हैं सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में क्या है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड। आती है बात किसकी, एफपीएस पद्धति की। एफपीएस पद्धति क्या होता है, इसको बोलते हैं फुट पाउंड एंड सेकेंड। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें जैसे दिया गया है सीजीएस, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। देखो ध्यान दीजिएगा, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। आगे देखते हैं ये, अब इसका देखते हैं क्या, इसमें पता चल चुका लंबाई का मात्रक मीटर। चलो आ जाते हैं इसमें, सीजीएस में देखते हैं क्या होता है। सीजीएस पद्धति में लंबाई के मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। क्या होता है, सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। ध्यान दीजिएगा। फिर आता है एफपीएस में। एफपीएस में क्या है, एफपीएस में लंबाई का मात्रक होता है फुट, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, पाउंड, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। फिर आगे देखते हैं, अब ये यहाँ पे जान चुके हैं हम, जो बेसिक था यहाँ पे आपको बता दिए हैं। फिर आगे चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या, ठीक, अगला हमारा क्या है
क्या है, बल। अब देखो इस बल, अब शुरुआत हो जाएगी हमारा मेन टॉपिक से, कहाँ से, बल से। अब बल में देखते हैं बल है क्या चीज़, ठीक है। बल क्या है, एक प्रकार का धक्का अथवा क्या है, खिंचाव है, जो क्या करता है, किसी भी वस्तु की स्थिति में क्या कर देता है, परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, वो क्या कहलाता है भाई, बल कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा इसको, देखो क्या लिखा गया है बल वह धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके, चलो फिर आते हैं, इससे किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, एफ से प्रदर्शित करते हैं। एफ से जब प्रदर्शित करेंगे तो एफ बराबर क्या होता है भाई, जान तो लेते हैं, जब एफ से डिनोट कर दे इसको तो एफ बराबर होता क्या चीज़ है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू में ए। ठीक है, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब इसमें देखिएगा, इसमें कैसे हम निकालते हैं अन्य सारी चीज़ों को, देखो एक मिनट भाई, चलो देखते हैं क्या है, द्रव्यमान। अब आया बल आ गया, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण के। अब यहाँ से देखते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण तो आ गया, अब इसको कैसे हम, इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, देखते हैं। द्रव्यमान अर्थात एफ इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू एम इंटू में ए। एम का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। अब ये हमारा क्या, एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के। तो ध्यान से समझिएगा, इसकी यूनिट जब भी आपको निकालनी होगी तो आप यूनिट आसानी से निकाल सकते। अभी हमने क्या पढ़ा है, ये मॉस क्या है, अभी द्रव्यमान पढ़े हैं ना पद्धति में। देखते हैं द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है भाई, किलोग्राम। इसका मात्रक क्या होता है भाई, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी तो निकाल लिए, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो बल का मात्रक क्या आ गया आपके सामने, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये किसके बराबर होता है, देख लीजिए, 1 किलोग्राम, क्या 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बराबर होता है क्या, 1 न्यूटन के। अर्थात इसका मात्रक जब एसआई में जाएंगे, फोर्स का एसआई में मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन होता है। क्या होता है भाई, न्यूटन। आप न्यूटन के स्थान पर क्या लिख सकते हो, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की, ये होता है फोर्स की बात। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, आ गई बात समझ में यहाँ तक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कैसे हम यूनिट निकालेंगे। सबसे आसान तरीका यूनिट निकालने का यही है, जब तक आपको क्या, जितने एसआई पद्धति हैं, ठीक है, एमकेएस पद्धति है, जब तक पता नहीं रहेगा तब तक आप इसका यूनिट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप भूल गए एग्जाम में तो इसको आसानी से आप निकाल सकते हो, आपको याद भी हो जाएगा इसकी यूनिट क्या है। ठीक है, तो क्या मिला भाई, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के। ठीक है, आगे चलें, आप ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए, नहीं तो याद कर लीजिएगा। इसका मात्रक क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इस पे लगाने के लिए आएंगे सीएचएस में, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या हमारे पास, प्रेशर की बात करते हैं। अब प्रेशर क्या होता है भाई, दाब क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं, दाब क्या चीज़ है। चलो, दाब क्या है भाई, क्या है दाब, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को उस वस्तु का दाब कहते हैं। क्या बोले हैं, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, देख लेते हैं भाई, जैसे हमारा क्या, कोई भी वस्तु है, क्या बोला गया, किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को उस वस्तु का क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अब देखते हैं भाई क्या है, देखिए इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात पी बराबर क्या होता है, एफ बाई ए। अभी तो हमने बोल दिया कि एकांक क्षेत्रफल पर। ठीक है, अगर आपको फार्मूला पता तब भी आप परिभाषा दे सकते हैं। जैसे क्या बोला, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को उस वस्तु का दाब कहते हैं। अर्थात दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, अर्थात प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो देखते हैं भाई, अब इसका क्या, आप जान लिए फार्मूला क्या होता है। अब इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, हम क्या जाने अभी, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब देखो फोर्स का तो निकाल चुके हैं, यूनिट क्या होती है, क्या होती है फोर्स की यूनिट, न्यूटन। पर अब ये क्या एरिया है, तो एरिया जब भी निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर में ही आएगा। जैसे अब यहाँ से देख लें, अगर इसका हम एरिया निकालना चाहें तो क्या, जैसे मान लेते हैं हमारा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में अगर ये लेंथ होगा तो ये विड्थ होगा। ठीक है, इसका जब निकालेंगे एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू में बी के। अब एल का जो यूनिट होगा वो भी मीटर होगा और बी का जो यूनिट होगा वो भी मीटर होगा। अर्थात इसका जब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, मात्रक में निकालते हैं। मात्रक क्या होता है भाई, दाब बराबर क्या है, बल बटे क्षेत्रफल। अब देखो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, बटे मीटर स्क्वायर, किसका मात्रक भाई, एरिया का मात्रक। एरिया का मात्रक क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। तो क्या मिला आपको भाई, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल से न्यूटन पर मीटर
स्क्वायर, अर्थात दाब बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर देखी जाए तो क्या होती है 1 पास्कल। तो दाब का मात्रक क्या होता है 1 पास्कल भी होता है। क्या होता है दाब का मात्रक भाई 1 पास्कल भी होता है। आगे देखते हैं भाई, जब दाब का मात्रक 1 पास्कल होता है तो आगे देख लेते हैं इसका मान और भी निकालना होता है भाई। देखो सामान्य ताप व दाब पर, ठीक है, सामान्य ताप व दाब पर वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है देख लेते हैं। सामान्य ताप व दाब पर इसका और भी क्या मात्रक होता है, इसका मान क्या होता है देखते हैं। इसका मात्रक क्या हमने देखा अभी पास्कल होता है। क्या होता है भाई पास्कल, याद रखिएगा इसका मात्रक क्या होता है पास्कल होता है। इसका सामान्य ताप व दाब पर इसका जो वायुमंडलीय दाब होगा क्या होगा, क्या वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है भाई 760 mm ऑफ Hg। Hg का मतलब क्या पारे की, ठीक है। तो क्या मिलेगा इसका वायुमंडलीय दाब 760 mm ऑफ Hg। अब देखते हैं क्या पारे के स्तंभ का दाब अर्थात फिर वायुमंडलीय दाब निकालेंगे तो कैसा मिलेगा वायुमंडलीय दाब। और इसके बाद और क्या होता है वायुमंडलीय दाब 1.013 इंटू में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बोले हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर आपसे जब भी पूछे ऑप्शन में अगर 760 mm नहीं है Hg का तो क्या आप देखेंगे इसका आंसर क्या देंगे 1.013 इंटू में 10⁵ क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेगा एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, ठीक है। और भी पूछ सकता है कि दाब का और क्या मात्रक होता है। तो दाब का मात्रक क्या क्या मिला आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा मात्रक क्या मिला आपको पास्कल के, ठीक है। आगे चलते हैं, द्रव के भीतर द्रव का दाब क्या होता है। क्या बोले द्रव के भीतर द्रव का दाब क्या निकलेगा भाई, बहुत बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। इसका एक एक फार्मूला हम निकालेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं भाई क्या है। चलो द्रव के भीतर दाब, तो क्या मिलेगा द्रव के भीतर दाब। अगर हम क्या लें कोई बेलनाकार ले लेते हैं सिलेंडर, ठीक है। इसके भीतर अगर आपको दाब की गणना करनी है तो कैसे करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ कहीं अंदर कहीं गणना करनी है आपको। अगर इसकी ऊंचाई क्या है टोटल h है, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी h। अब देखो जब इसकी ऊंचाई h हो जाएगी और ये क्या हमारा कोई रेडियस इसका होगा जरूर, ठीक है। ये हमारा क्या बन रहा है एक सिलेंडर के टाइप का बन रहा है। तो क्या देखेंगे अगर इसके भीतर दाब निकालेंगे तो दाब का फार्मूला आप क्या जानते हो, दाब बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, यही तो जानते हैं। और जबकि F बराबर क्या होता है m में G के अपान क्या हो जाएगा भाई A के। अब एक चीज़ देखिएगा जो द्रव्यमान है ये द्रव्यमान बराबर क्या होता है भाई, देखो द्रव्यमान बराबर क्या जानते हैं, एक चीज़ देखिएगा घनत्व के संदर्भ में क्या जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। क्या जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। निकालते हैं भाई क्या होगा घनत्व बराबर द्रव्यमान, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा m बराबर रो इंटू में v के। अब आ तो गया v का मान, अब v कैसे निकालेंगे भाई, इसका जब भी आप आयतन निकालोगे तब कैसे निकलेगा। यहाँ से देखिए आपको क्या मिल जाएगा m बराबर m इंटू में g है अपान a है। अब देखते हैं m के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो रो इंटू में v के अपान क्या हो जाएगा a के। ये तो हो गया, लेकिन अगर यहाँ से देखें इसका क्या होगा इसका एरिया क्या होगा ए होगा। अगर वॉल्यूम निकाला जाए तो क्या होगा इसका एरिया इंटू में हाइट इसकी हो जाएगी। तो क्या मिलेगा यहाँ से इसका एरिया ए इंटू में इसका मान क्या मिल जाएगा आपको एच मिल जाएगा। क्या ये जो सिलेंडर है इसका एरिया अगर आपको वॉल्यूम निकालने के लिए कहा जाए तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही तो निकालते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई निकालेंगे तो वॉल्यूम बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आप वॉल्यूम के स्थान पर रो इंटू में क्या मिल जाएगा आपको ए इंटू में एच इंटू में क्या मिला एच के इंटू में जी अपान क्या हो जाएगा ए के। तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको फाइनली फार्मूला क्या मिल जाएगा रो एच जी। क्या मिल जाएगा भाई रो एच जी। तो प्रेशर इज इक्वल टू कहाँ पे द्रव के अंदर प्रेशर इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा देखिएगा इसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा रो एच जी के, ठीक है। तो रो एच जी यहाँ पे मिल गया भाई, ठीक है। पीछे थोड़ा सा कट गया था ध्यान दीजिएगा। कहाँ से निकालें यहाँ से एम बाई एम जी बाई ए से। तो रो इंटू में वी इंटू में जी रख देंगे इसको। और वी के स्थान पर हमने क्या रखा है वी बराबर क्या निकालना है ए इंटू में एच इंटू में जी अपान ए हो जाएगा। ए से ए खत्म हो गया तो पी बराबर क्या आ गया रो एच जी के, ठीक है। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अब क्या हमारा टॉपिक एक खत्म हुआ, ठीक है। प्रेशर के बारे में जितना जानना था जान चुके हैं। आगे देखते हैं भाई इससे रिलेटेड अब क्या चीज़ है, ठीक है। पास्कल का नियम,
क्या है भाई? पास्कल का नियम। अब ये पास्कल का नियम क्या होता है भाई? पास्कल नाम तो सुने भाई, देखते हैं पास्कल क्या होता है, पास्कल नाम। ठीक है, चलो क्या है पास्कल का नियम? क्या पहले चैप्टर का पूरा है इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किसी तरल पदार्थ के किसी बिंदु पर, कोई भी तरल पदार्थ है उसके किसी बिंदु पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में क्या होता है? समान रूप से संचरित होता है। अब इसको समझिएगा, जैसे हमने क्या कर दिया, यहाँ किसी बर्तन में क्या किया, हम जल रख दिए। क्या रख दिए? जल। अगर इस जल को आप बर्तन में रख दिए हैं तो क्या होगा? बर्तन में रखने के बाद देखेंगे ये जो जल है वो क्या करेगा? सभी दिशाओं में, इधर भी, ठीक है, इस साइड और इस साइड, देखो दोनों साइड का, इस किसी भी साइड में सभी दिशाओं में क्या करेगा? वो समान दाब डालता है। यही पास्कल लॉ कहता है। पास्कल लॉ यही कहता है किसी भी पदार्थ, किसी भी तरल पदार्थ में किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पे जल है, अब हमारा रख दिए हैं, किसी भी बिंदु पर ये क्या करेगा? सभी दिशाओं में, देखो ऑल डायरेक्शन में, ठीक है, सभी दिशाओं में क्या करेगा? समान रूप से संचरित होता है। इसका मतलब क्या? सभी दिशाओं में समान दाब डालेगा। ठीक है, यही इन पास्कल का नियम है। ठीक है, आगे आते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या होता है भाई? फोर्स ऑफ बायोंसी। क्या बोलते हैं इसको? फोर्स ऑफ बायोंसी। देखते हैं क्या चीज़ है फोर्स ऑफ बायोंसी। चलो देखते हैं क्या है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। किधर? ऊपर की ओर। जैसे हमने क्या किया, ये हमारा बर्तन है, ठीक है, अब इस बर्तन में हमने क्या किया? जल रख दिया, ठीक है। अब क्या करें? कोई लकड़ी का गुटका रख दिए, जैसे यहाँ पे रख दिए, इसको आधा या तो डुबाओ या तो पूरा डुबाओ, ठीक है। क्या बोले हैं? जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उस वस्तु पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। ये किसके द्वारा लगाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, जो लिक्विड है, लिक्विड द्वारा वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है वो हमारा क्या होता है? उत्प्लावन बल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं? जब भाई यहाँ से देख लिए, जिसे क्या कहा जाता है? उत्प्लावन बल। इस बल का मान, ये जो बल है हमारा, इसका मान हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। देख लेते हैं भाई, द्रव के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल बराबर तब क्या हो जाएगा भाई? हटाए गए द्रव के भार के बराबर, अर्थात m इंटू में g के। अभी हमने निकाला था क्या? m बराबर v इंटू में रो के। ये जो हमारा d है यहाँ पे घनत्व का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है, v/d/g। इसका मान क्या आ गया भाई? v/d/g। अब आते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है भाई? इसको देख लेते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो आगे दिक्कत होगी तो बताइएगा भाई, कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या है आर्किमिडीज के सिद्धांत? क्या? जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से डुबोई जाती है, क्या बोले हैं? आंशिक अथवा पूर्ण रूप से डुबोई जाती है, तब क्या होता है? जैसे आप देखिएगा यहाँ पे हम बना दे रहे हैं कैसे बात करना। चलो देखते हैं। ए है ये पात्र, इसमें क्या द्रव डाल दिए, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं? कोई भी वस्तु डालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? आंशिक अथवा पूर्ण रूप से। क्या करो? आंशिक अथवा पूर्ण रूप से जब डुबोई जाती है तब क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उस वस्तु के भार में कुछ कमियां आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? कुछ कमी आ जाती है। जैसे आप जो बाहर जो जिस वस्तु को आप कोई भी अगर वस्तु लिए हैं, बाहर जो द्रव्यमान होगा, जो उसका भार होगा, वही जैसे आप पानी में रखेंगे तो आपको थोड़ा हल्का महसूस होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या कर दिया, आधा पानी में डाल दिया, आधा ऊपर ले लिया, तो अब जैसे ही आधा डालेंगे तो ये क्या होता है? ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, ठीक है। अब ये इसका भार तो कुछ सहन कर लेगा, बाकी आप संभाले हुए हैं, ठीक है। तो अब जब किसी भी वस्तु को आप पानी में डुबोते हैं तो क्या होता है? आपको थोड़ा हल्का महसूस होता है। पहले जितना भार था इसका, जब पहले जितना इसका भार था, जब आप पानी में डालते हैं तो उसमें कुछ कमी महसूस होती है। तो देखो क्या बोला गया, जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उस वस्तु के भार में कमी आ जाती है, और वस्तु के भार में आई यह कमी क्या होता है? वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जैसे अगर हमने मान लिया, माना m द्रव्यमान का क्या है? m द्रव्यमान और आयतन v तथा घनत्व रो की एक वस्तु, उसको क्या कर रहे हैं? उस वस्तु को क्या यहाँ पे उस वस्तु को हम कहाँ पे ले जा रहे हैं? देखो ध्यान से, सिग्मा घनत्व वाले द्रव में डुबो रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
m द्रव्यमान की वस्तु को आयतन जिसका क्या है v है और घनत्व उसका क्या है ρ। अगर इसको हम क्या कर रहे हैं सिग्मा घनत्व वाले किसी अन्य घनत्व वाले द्रव में क्या कर रहे हैं इसको डुबो रहे हैं तो क्या होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार आपको क्या मिलेगा। देखो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार आपको क्या मिलेगा, उस वस्तु के भार में कुछ न कुछ कमी मिलेगी। जो उस वस्तु के भार में आई जो कमी है वो क्या होगा वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। अर्थात जैसे ही आपने इसको यहाँ पे डुबोया, ठीक है, यहाँ पे डालें तो आप जो इतना स्थान ये घेरा हुआ है, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो स्थान घेरा हुआ यहाँ से कुछ न कुछ द्रव हटेगा। तो जो इसका द्रव्यमान है जितना कमी आई है आपके इस वस्तु में, उस वस्तु के भार में जितना भी कमी आई है वो ये जो वस्तु जितना डूबा हुआ है और ये तो कुछ जितना आयतन ने कवर किया उसके द्रव्यमान के बराबर होता है। यही कहता है हमारा क्या आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी आ जाती है और वस्तु के भार में आई यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। चलो यहाँ तक डेरिवेशन हो गया भाई, यहाँ तक इसका मान निकल गया। हमने क्या देख लिया, वस्तु के भार में आई कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता अर्थात v इंटू में रो इंटू में क्या हो जाए v इंटू में सिग्मा इंटू में g के। अब आगे देखते हैं क्या, अब निकालते हैं क्या द्रव में वस्तु का वास्तविक भार क्या होगा। अब भाई द्रव में वस्तु का आभासी भार क्या निकालना भाई, आभासी भार। इसका आभासी भार होगा क्या, इस वस्तु का द्रव में आभासी भार क्या होगा रो। देखो यहाँ से v इंटू में रो इंटू में g माइनस v इंटू में सिग्मा इंटू में जी के। अब v को हम जैसे ही कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास रो माइनस सिग्मा इंटू में जी के। हम इसके इस सूत्र से इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब इस पे क्या कुछ तथ्य हैं, देखते हैं इस तथ्य पर क्या है, इसका क्या तथ्य है। चलो आर्किमिडीज के सिद्धांत का कुछ प्रयोग है। क्या है आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग, देखते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत हमारा क्या कहता है, पहला क्या है, किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहाँ कहाँ यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। क्या है, किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में। क्या, और दूसरा क्या, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है, किसी द्रव का घनत्व ज्ञात करने में। हम इस आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार इसको निकालते हैं। चलो लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या करता है, ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही बनाई गई है। क्या, लैक्टोमीटर, ये क्या करता है, दूध की शुद्धता मापता है। क्या मापता है भाई, दूध की शुद्धता। दूसरा क्या, अगला क्या पॉइंट हमारा, नाव तथा पनडुब्बी की संरचना में ही हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करता। अगर भाई जब तक इसके पूरी बनावट को हम समझेंगे नहीं कि हम किस आकार का बनाए नाव, ठीक है, किस आकार का बनाए कि ये पानी में डूबे ना, तो हम किसका पालन करना पड़ेगा हमको, आर्किमिडीज के सिद्धांत का। उसी अनुसार हम क्या करेंगे, इसका आकार, इसकी संरचना देंगे। बात आता है, लास्ट पॉइंट हमारा आता है क्या, घनत्व क्या होता है। तो घनत्व क्या होता है, किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को, क्या बोले हैं, किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पे रो लिखा गया है, इससे जब व्यक्त किया जाता है अर्थात रो बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन m बाई वी। इसका जब मात्रक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, अभी हमने देखा क्या, रो इज इक्वल टू m बाई वी। अब देखो यम क्या है हमारे पास, ये मास है अर्थात क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम, बटे ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है भाई, मीटर क्यूब के। अर्थात इसका मात्रक क्या निकल जाएगा भाई, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आई बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या, इसका रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। ये रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है भाई, देख लो, क्या है, रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है पदार्थ का घनत्व, ठीक है, पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। जो पदार्थ हमको दिया रहेगा उसका घनत्व अगर पता है, ठीक है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व से अगर हम डिवाइड कर देंगे हमको रिलेटिव डेंसिटी पता चल जाएगी। ठीक है भाई, जितना पहले चैप्टर में था हमने सब बता दिया, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट थे सब बता दिए हैं, जितने फैक्ट थे। अब इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, एक एक करके सब क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बताएंगे, पहले आप इसको थ्योरी को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस थ्योरी को पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन करवाएंगे तो इसके साथ साथ कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है हम उस क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है। किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला किस तरह से यूज करेंगे हम उसी में समझेंगे, ठीक है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आने वाला है तो भाई सबको फायदा मिल सके, ठीक है। बस आप धन्यवाद भाई, इतना है, ठीक है। अगला वीडियो बनाएंगे, इसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। आप देखिएगा वीडियो, थैंक यू।